नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में। आज की इस वीडियो क्लास में हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होने वाले हैं। यदि आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो क्लास को। प्रश्न संख्या 1, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी 4 गुनी हो जाएगी या फिर ऑप्शन डी अपवर्तित रहेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की। तो इसका जो फार्मूला होता है वह कई बार पूछा जाता है। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, याद रखेंगे। जहाँ पर m द्रव्यमान को दर्शाता है और b चाल को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सौर सेल रूपांतरित करता है, आपको बताना है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो याद रखेंगे। वहीं बात कर लेंगे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल्ब रूपांतरित करता है। तो याद रखेंगे बल्ब। बात करेंगे रासायनिक ऊर्जा की। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बच्चा आप याद रखेंगे बैटरी। बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन डी की बात करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये करता है विद्युत जनरेटर। याद रखेंगे विद्युत जनरेटर। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण क्लास है। पानी से भरी बाल्टी में डूबी हुई छग मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरी हुई बाल्टी में डूबी हुई जो छग होती है वह मुड़ी हुई थोड़ा प्रतीत होती है, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे तो इसके कई सारे उदाहरण हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पानी में डूबी हुई छड़ का या पानी में पड़ी हुई छड़ का मुड़ी हुई प्रतीत होना, या किसका उदाहरण होता है? तो यह होता है प्रकाश अपवर्तन का। दूसरा उदाहरण आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट उदाहरण होता है सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। किसी भी पात्र में यानी जिसमें पानी भरा हो उसमें सिक्का डालेंगे तो वह थोड़ा अपने तली से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह भी प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण होता है। रात में जो तारे आसमान में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यह भी उदाहरण होता है प्रकाश अपवर्तन का। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त से पहले जो सूर्य का लाल प्रतीत होना यानी दिखाई देना प्रतीत होता है, वह भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होता है। तो याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 17 मीटर। प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह 17 मीटर होनी चाहिए। इतनी दूरी है तो आप इजिली इको सुन पाएंगे। इसका जो सटीक मान होता है वह होता है 16.6 मीटर, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 5, एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 746 वाट। याद रखेंगे एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। प्रश्न संख्या 6, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या फिर 1/4 हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आधा। यदि किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसे आधा कर दिया जाए तो उसका जो ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट है वह आधा हो जाता है। प्रश्न संख्या 7,
जी, जिसे गुरुत्वीय तरंग कहा जाता है, इसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, तो कई बार स्मॉल जी लिख दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है गुरुत्वीय तरंग को डिनोट करता है। जी यानी गुरुत्वीय तरंग का जो मान है वह सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर एवरेस्ट की चोटी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान कहाँ पर होता है, तो आप याद रखेंगे ध्रुवों पर होता है। इसका न्यूनतम मान की बात करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का जो न्यूनतम मान होता है वह कहाँ पर होता है, तो यह होता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। पृथ्वी के केंद्र की बात करेंगे तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है बच्चा वह शून्य होता है, याद रखेंगे। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है। और बात करेंगे एवरेस्ट की चोटी पर, तो इसका एक लॉजिक है कि यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाया जाए या फिर पृथ्वी के सतह से नीचे जाया जाए, तो इन दोनों केस में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह घटता है, तो याद रखेंगे। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, दाढ़ी बनाने के लिए या डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक की जांच में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए या फिर डॉक्टर के द्वारा आंख, कान, नाक की जांच करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं पर थोड़ा बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के कुछ और प्रयोग। दंत चिकित्सक आंख, कान और गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी में इसका प्रयोग होता है। समतल दर्पण का प्रयोग जो होता है, यहाँ पर देख लेते हैं, समतल दर्पण का जो प्रयोग होता है बच्चा वह घरों में सजावटी या चेहरे देखने के लिए किया जाता है, पेरिस्कोप में और कैलिडोस्कोप में किया जाता है। उत्तल दर्पण की यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। वाहनों का जो साइड मिरर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, प्रश्न बनता है एग्जाम में, याद रखेंगे। वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। सड़क के किनारे तीखे जो मोड़ होते हैं वहां पर भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दुकानों और एटीएम की सुरक्षा की जगह पर भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भू स्थिर उपग्रह जिसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, इसका जो आवर्त काल यानी पीरियड टाइम होता है कितना होता है, 12 घंटे, 24 घंटे, 365 घंटे, दिन या फिर 6 घंटे। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वह 24 घंटे होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 10, आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह को हैलोजन कहा जाता है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समूह 17। समूह 17 के जो तत्व हैं या समूह 17 है उसको हैलोजन कहा जाता है, याद रखेंगे आप। हाइलोजन के कुछ बात कर लेते हैं। हाइलोजन में जो बच्चा आती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील तत्वों का समूह होता है। इसमें अत्यधिक क्रियाशील गैसें पाई जाती हैं। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि पाई जाती हैं, तो याद रखेंगे हैलोजन ग्रुप की जो तत्व हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आप इसे याद रखेंगे। यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। तो आधुनिक आवर्त सारणी से जो प्रश्न पूछा जाता है वह इंपॉर्टेंट प्रश्न यह पूछा जाता है कि यह किस पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बच्चा वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक, ये चीज याद रखेंगे, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसकी खोज की थी मोजले ने 1913 में। इस आधुनिक आवर्त सारणी में बात कर लेंगे आवर्त की, तो कुल 7 आवर्त हैं जो कि क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। और आवर्त यानी वर्ग की बात करेंगे तो कुल वर्ग हैं इसमें 18 वर्ग, 7 पंक्तियां, 7 यानी आवर्त, तो याद रखेंगे 7 आवर्त 18 वर्ग पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है,
प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CaSO4 इंटू हाफ H2O। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का या रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 12, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथनोइक अथवा फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है बच्चा वो होता है फार्मिक अम्ल, जिसे मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो जो साइट्रिक अम्ल है बच्चा, या किस में पाया जाता है? या खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा इत्यादि। याद रखेंगे, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू और संतरा। मौसमी में भी पाया जाता है, याद रखेंगे साथ में। ऑक्जेलिक अम्ल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऑक्जेलिक अम्ल बच्चा किस में पाया जाता है? तो यह टमाटर पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, याद रखेंगे आप, टमाटर। लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो बच्चा लैक्टिक अम्ल जो है यह दही में पाया जाता है और खट्टे दूध में, दही और खट्टे दूध में। तो याद रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। प्रश्न संख्या 13, धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तन्यता। इसे डक्टिलिटी बोलते हैं, आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 14, चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स के पैकेटों में पैक किया जाता है, यानी भरा जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 15, क्विक लाइम जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉयल के नियम। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन होता है उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे, यह नियम बॉयल द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 17, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क होता है, जिसे अंग्रेजी में ओर बोलते हैं, कौन सा है? तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट की बात करेंगे तो बच्चा ये आयरन यानी लोहे का क्या है, अयस्क है, आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आप छोड़ के आते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कर क्या ना, प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 19, पत्तियों का हरा रंग किस वर्गक की उपस्थिति के कारण होता है? वर्गक यानी पिगमेंट, अंग्रेजी में इसे पिगमेंट बोलते हैं। कई बार हिंदी में भी आपके प्रश्न में पिगमेंट लिख दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर वर्गक की बात की जा रही है। तो पत्तियों का हरा रंग किस पिगमेंट यानी किस वर्गक की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जिस किसी में भी उपस्थित होगा तो उसका जो कलर होगा वह हरा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो बच्चे या पौधे और शैवालों में पाया जाता है, कुछ जीवाणु और जैसे जंतु वाला भी यह वर्गक है। इसमें क्या बात करेंगे कि जो क्लोरोफिल होता है, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो बच्चा आप याद रखेंगे, इसमें
Mg नाम की एक धातु पाई जाती है जिसे मैग्नीशियम कहा जाता है, जिसका ये साइंटिफिक संकेत होता है, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, कैरोटीन की। तो कैरोटीन बच्चा किस में पाया जाता है, तो यह गाजर में पाया जाता है। और गाजर में कौन सा कैरोटीन पाया जाता है, तो बच्चा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। वहीं पे बात करेंगे हीमोग्लोबिन। तो इसके कारण रक्त का रंग जो होता है वह लाल होता है, और इसके अंदर जो धातु पाई जाती है वह बच्चा लोहा पाई जाती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 20, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कक्ष, 2 निलय और 2 आलिंद। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 21, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है, फैट सोल्यूबल नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन बी एंड सी पानी में घुलनशील होते हैं या वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम की। तो जो विटामिन ए होता है बच्चा, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनल। प्रश्न में भर भर के पूछा जाता है, आप याद रखें, यानी एग्जाम में इससे प्रश्न भर भर के बनते हैं। तो विटामिन ए को रासायनिक रूप में रेटिनल कहा जाता है। विटामिन डी की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है बच्चा, इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन के की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, विटामिन के को कहा जाता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। विटामिन सी की बात करेंगे तो इसे स्कारबिक अम्ल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 22, पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क के आधार में स्थित रहती है, आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 23, इंसुलिन हार्मोन का स्राव यानी जो सेक्रेशन होता है मानव शरीर के किस अंग द्वारा होता है, यकृत द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, प्लीहा द्वारा या फिर पित्ताशय द्वारा होता है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय, यानी जिसे पैंक्रियाज बोलते हैं। इंसुलिन का जो सेक्रेशन होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका सेक्रेशन शरीर के किस अंग से होता है, तो बच्चा आप याद रखेंगे पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय से होता है। प्रश्न संख्या 24, रक्तचाप यानी जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे बैरोमीटर का, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का जो प्रयोग किया जाता है बच्चा, वो तापमान नापने के लिए किया जाता है। यहीं पर बात करेंगे यदि एमीटर की, तो एमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप याद रखेंगे एमीटर का उपयोग किया जाता है करंट यानी धारा वारा को मापने के लिए। प्रश्न संख्या 25, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू फीवर जो होता है बच्चा किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से इंसान में डेंगू बुखार हो जाता है। तो ये रहे जर्नल साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न।